Hello and welcome back to the Samad Academy. The next topic is place of supply. So place of supply is an important factor to determine the nature of tax. यानी कि place of supply के थ्रू हमें ये आइडिया आता है कि हमें टैक्स कौन सा चार्ज करना है और हमें CGST, SGST पे करना है या फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ उस केस में हमें कौन सा टैक्स लगाना है, वेदर CGST, SGST और IGST. So it is important to know that place of supply क्या है. Place of supply in terms of goods अलग हो सकता है, in terms of सर्विसेज अलग हो सकता है. तो इस थ्रू आउट द वीडियो हम प्लेस ऑफ सप्लाई को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि डिफरेंट केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है. So the first thing we need to know about nature of supply. नेचर ऑफ सप्लाई हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस अलग अलग जो वीडियोस हमने कवर किए कि जो टैक्सेस हो सकते हैं वो CGST, SGST दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई. अगर विद इन सेम स्टेट अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई होता है तो उस केसेस में जो टैक्सेस अप्लीकेबल है वो CGST प्लस SGST है. एंड IGST इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई दैट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, from one union territory to another union territory, state to union territory to state. यानी कि बेसिक मोटे मोटे तौर पे एक इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट है. उसी तरह से इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. सो दीज आर कॉल्ड द मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई. दैट इन सच केसेस IGST हैव बी मतलब has to charge actually. So CGST, SGST that is applicable according to the nature of supply, that is intrastate, and for the interstate supply whether special economic zone, whether export, whether import, IGST has to be charged. So the nature of supply that we have to identify कि nature of supply क्या है, but nature of supply के साथ साथ हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा गुड्स या हमारा सर्विस हम जो सप्लाई कर रहे हैं तो इसका रिसिपिएंट कौन है, हम किस प्लेस पे दैट इज गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं. अगर गुड्स को डिलीवरी आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है. And according to that, we will be able to identify what is the nature of supply, whether it is interstate, whether it is intrastate, or whether it is a special economic zone, whether it is import, whether it is export. So इसके according हमें GST चार्ज करने में आसानी होगी. So प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग सप्लाई, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जैसे कि हमें ये पता करना होता है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, यानी कि जो सप्लायर है उसका लोकेशन क्या है. एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया है. एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. सी सप्लाई, लेट्स से गुड्स, सप्लायर इज लोकेटेड फ्रॉम आसाम, प्लेस ऑफ सप्लाई इज बिहार. इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मैं प्लेस ऑफ रिसिपिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ. रिसिपिएंट वो किसी भी स्टेट का हो सकता है. एक सप्लायर जो कि आसाम से बिलोंग करता है और प्रोडक्ट की सप्लाई अगर वो बिहार में करता है तो डेफिनेटली वहां पे ये इंटर स्टेट सप्लाई होता है और इस केस में IGST चार्ज होगा. आसाम में IGST चार्ज अप्लीकेबल होगा जिसका बेनिफिट बिहार गवर्नमेंट को मिलेगा. इन सच केसेस ऑफ सर्विसेज, बंगाल टू हरियाणा दैट इज ऑल्सो इंटर स्टेट. झारखंड टू झारखंड दिस इज इंट्रास्टेट बिकॉज विद इन सेम स्टेट. Bengal to Bengal intrastate, that is CGST and SGST. SGST for particular states, that is Jharkhand, and SGST for in case of service, that is Bengal. तो इससे अपने को ये आइडिया आ गया कि अपने को जब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो उसमें अपने को ये कंफर्म करना है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर. सप्लायर का लोकेशन क्या है एंड अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स, हमारा सर्विस जहां पे डिलीवर हो रहा है वो प्लेस क्या है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई आवर नेचर ऑफ सप्लाई. अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सी अगर दो तरीके से देखा जाए तो टैक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों? सिंपल,
अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये इससे ये पता चलेगा कि हमें टैक्स कौन सा चार्ज करना है, विदर CGST SGST चार्ज करना है और विदर इट इज IGST चार्ज करना है, ये हमें पता करने के लिए। बट गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आप CGST SGST चार्ज करते हो, आपका रजिस्टर महाराष्ट्र में, तो डेफिनेटली CGST तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बट वो SGST का जो रेवेन्यू है पर्टिकुलर स्टेट को चला जाता है। बट इन केस ऑफ IGST प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, इससे गवर्नमेंट को ये पता चलता है ओके प्लेस ऑफ सप्लाई लेट्स से महाराष्ट्र टू अहमदाबाद यानी गुजरात, तो गुजरात को इसका टैक्स रेवेन्यू जाना चाहिए, पोर्शन ऑफ द अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू गुजरात गवर्नमेंट। सो टैक्स पेयर के लिए और गवर्नमेंट दोनों के लिए अपने को ये प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। टैक्स पेयर के लिए टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सप्लाई की वेदर इट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, एंड गवर्नमेंट के लिए ये पता करना इंपॉर्टेंट है कि जो कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस या डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस किस स्टेट में हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट IGST का जो पोर्शन ऑफ द टैक्स अमाउंट है पर्टिकुलर स्टेट को ट्रांसफर किया जाएगा। व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई? यस, इंट्रास्टेट सप्लाई अगर एक ही स्टेट में प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है या सर्विस सप्लाई हो रहा है देन इट इज इंट्रास्टेट, ये इंटरस्टेट नहीं कहलाता है। इंटरस्टेट में क्या होता है? इंटरस्टेट में क्या होता है? लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं वापस पॉइंट्स पे ध्यान दूंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे प्लेस ऑफ रिसिपिएंट की बात नहीं हो रही, रिसिपिएंट किसी भी स्टेट का होने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस देन यू हैव टू मेक श्योर कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में है then definitely it is called as interstate supply. Deemed interstate supplies, it means in the course of import, अभी प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं है बट आने वाला है, that is import, obvious बात है, ये भी interstate supply हो गया। लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, दैट इज एक्सपोर्ट, ये भी आपका इंटरस्टेट में काउंट होगा। सप्लाई टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी है। नॉट बीइंग एन इंट्रास्टेट नॉट कवर्ड एल्सवेयर, इंट्रास्टेट नहीं होना चाहिए, इंट्रास्टेट अंदर कवर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो इंट्रास्टेट कहलाएगा। सो दीज आर द केसेस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। अच्छा, डिफरेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यस, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है गुड्स एंड सर्विस के केसेस में डिफरेंट तौर पे काम करता है। इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे, गुड्स को भी कवर करेंगे, देन आफ्टर हम सर्विस को कवर करेंगे। उस केस में हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस क्या है। गुड्स बीइंग अ टेंजिबल, ऑब्वियस बात है, गुड्स हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। डू नॉट पोज एनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें क्या होता है, गुड्स का मूवमेंट होता है या फिर गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं कि ये इस केस में क्या होता है, हमें इजी होगा। इजी इसलिए होगा बिकॉज गुड्स है, इसको देख सकते हैं तो मालूम पड़ सकता है ओके ये प्लेस यहाँ से वहां डिलीवर हुआ या फिर इस लोकेशन पे अवेलेबल है। तो इस केस में अपने को बहुत इजी होता है कि प्लेस ऑफ हम लोग सप्लाई आइडेंटिफाई कर सके। बट सर्विस में क्या ये इंटेंजिबल है, हम इसको देख नहीं सकते, तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। सम प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल अभी अपना ही केस ले लो, अब अपना ही केस में ले लो कि जैसे कि आई एम लोकेटेड इन महाराष्ट्र राइट नाउ, मुंबई में हूँ फिलहाल में, और आप लेट्स से अगर मैं GST रजिस्टर्ड पर्सन हूँ और आप मेरी ये वीडियोस जो पेमेंट करके या वीडियोस जो है आप लेट्स से कर्नाटका में व्यू कर रहे हो या फिर आप बिहार में व्यू कर रहे हो या फिर XYZ दूसरी स्टेट में व्यू कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में मैंने जो आपको डिलीवरी की है तो ये तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग है, तो इस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र होगा या फिर पर्टिकुलर स्टेट होगा। सो इस सच केसेस में बिकॉज सर्विस इज एन इंटेंजिबल, तो इस केस में अपने को ये प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। अगर यही गुड्स होता, अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फोन सेल करता कि आप मैं महाराष्ट्र में हूँ आप कर्नाटका से हो, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा तो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, तो महाराष्ट्र टू कर्नाटका दैट विल बी इंटरस्टेट सप्लाई एंड डेफिनेटली वी हैव टू चार्ज IGST अकॉर्डिंगली। सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। गुड्स की बात करो थोड़ा इजी है, सर्विस को थोड़ा सा टफ है आइडेंटिफाई करना। बट अब हम गुड्स के डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्विस हो गया, अपना रिसिपिएंट का एड्रेस उस केस में क्या होगा, सप्लायर रिसिपिएंट के केस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, विथ केस स्टडी एंड कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम हर एक पॉइंट्स को देखेंगे, समझेंगे थ्रू आउट दैट वीडियो।
सबसे पहले बात करें प्लेस ऑफ बिजनेस, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का लोकेशन क्या हो सकता है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। बिजनेस जहां से होता है, कैरिड ऑन होता है, सच प्रीमाइसेस, ये भी उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर हो सकता है। या तो उसका जो वेयर हाउस है, गोडाउन है, जहां पे प्रोडक्ट स्टोर करता है, वो भी उसका प्लेस ऑफ सप्लायर हो सकता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर हो सकता है। या फिर जहां पे वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, वो भी उसका हो सकता है। अगर एजेंट के थ्रू करता है तो एजेंट का प्लेस भी उसका लोकेशन ऑफ अगर है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो सप्लायर का रेसिडेंस का एड्रेस होता है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर कहलाता है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है। अब बात करें कि रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का मतलब जो प्रोडक्ट बाई करता है या फिर जो रिसीव करता है। बाई मतलब इन द सेंस जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बाई किए, रिसिपिएंट मतलब द रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस। ही मे बी बायर और मे नॉट बी बायर, बिकॉज बायर और रिसिपिएंट डिफरेंट हो सकते हैं। सो रिसिपिएंट कंसिडरेशन पेबल ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियस बात अगर पेमेंट किया तो बाय डिफॉल्ट हु इज पेइंग द कंसिडरेशन इज अ रिसिपिएंट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। अगर ये कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करता है फॉर गुड्स, तो टू होम गुड्स आर डिलीवर, तो उस केसेस में अगर मान लो जो बंदा रेसिपिएंट है, इसने खाली माल रिसीव किया, गुड्स रिसीव किया, लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो भले ही इसने गुड्स रिसीव किया, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किसी और ने किया, तो ऑब्वियसली बायर कोई और है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो रिसीव करेगा वो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, यहाँ पे प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहलाएगा, और वहीं पे गुड्स को डिलीवर किया गया, इसके मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई अपना द प्लेस ऑफ रिसिपिएंट कहलाएगा। अगर इन केस नो कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज, अगर सर्विस के हम लोगों ने सर्विस दी और उस केस में हमारा कोई पेमेंट नहीं आया, तो ऑब्वियस बात है जिसको हमने सर्विस दी उसका जो एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस है, वही अपना जो है प्लेस ऑफ रिसिपिएंट यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस काउंट होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ गुड्स, सी दो तरह के हो सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर गुड्स को आइडेंटिफाई करना है तो गुड्स दो तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे, मोमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है। जब हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस को अंडरस्टैंड किया था, तो हमने देखा था कि गुड्स का मोमेंट हो सकता है और विदाउट मोमेंट भी हो सकता है। तो इस केसेस में, बोथ द केसेस में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है इन केस ऑफ मूवमेंट और इन केस ऑफ नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट, डेफिनेटली यस, सप्लाई इन्वॉल्व्स द मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by the supplier or by the recipient or by any person, by any other person। जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट सप्लायर भेजे या रेसिपिएंट खुद उठा के लेकर जाए या फिर कोई और थर्ड पार्टी वहां से कलेक्ट करके किसी और को हैंड ओवर करे, इन ऑल केसेस आर कॉल्ड सप्लाई। ये सारी चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर होती हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स शैल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स, तो जो लोकेशन जहां पे अभी फिलहाल गुड्स अवेलेबल है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। एट द टाइम ऑफ विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेटेड फॉर डिलीवरी ऑफ द रिसिपिएंट, यानी कि जब हम प्रोडक्ट रिसिपिएंट को भेज रहे हैं और जहां पे गुड्स अवेलेबल है, तो जो गुड्स जहां पे अवेलेबल है वो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि मान लो मेरा एक गोडाउन में माल रखा हुआ है और वहां से माल कहीं और जा रहा है, कहीं और मतलब एजेंट के पास या फिर रिसिपिएंट के पास, किसी के पास भी जा रहा है, तो मेरा जो माल गोडाउन में रखा हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि मेरा प्रोडक्ट जो है वहां से डिस्पैच हो रहा है, तो वहां से मेरा गुड्स का मूवमेंट वहां से स्टार्ट हो रहा है, लोकेशन ऑफ गुड्स मेरा वो काउंट होगा। अब एग्जांपल के तौर पे ये देखो, जैसे कि तीन अलग अलग केसेस है। मान लो मिस्टर ए बिहार से बिलोंग करते हैं, दिस इज बिहार। मिस्टर ए ने कोई प्रोडक्ट सेल किया है मिस्टर सी को। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है वाया व्हीकल इन द सेंस कोई भी व्हीकल ले लो एग्जांपल। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने प्रोडक्ट को सप्लाई किया मिस्टर सी के पास, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट की डिलीवरी यहाँ पे हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टैक्स चार्ज करेंगे वो अपना दैट इज ये इंटर स्टेट हो गया, तो इंटर स्टेट के केस में अपने को टैक्स चार्ज करना है IGST। अभी दूसरे केस में अगर प्रोडक्ट ए और बी के पास जा रहा है और दोनों स्टेट बिहार में ही आते, दोनों पर्सन बिहार में आते, दिस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट में अपने को जो टैक्स चार्ज करना है दैट इज CGST प्लस SGST। And in case of West Bengal to Assam, definitely it is a cross border supply, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, then we have to charge IGST। ओके, तो थोड़ा सा एक डिटेल केस स्टडी को उसी को हम लोग कवर करते हैं।
तो लेट्स से एक एक केस स्टडी को डिटेल में समझते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर, गुड्स डिस्पैच बाय द सप्लायर। इंपॉर्टेंट है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है सप्लायर के यहाँ से, और गुड्स को डिस्पैच करने वाला बंदा कौन? गुड्स को डिस्पैच किया सप्लायर ने। सी ऐसा जरूरी नहीं है कि गुड्स डिस्पैच सप्लायर ही करे, क्या क्या कभी कभी क्या होता है रिसिपिएंट खुद आके माल लेके चला जाता है। बट एक सिंपल केस स्टडी में सिंपल तरीके से जहां पे माल बेचा गया सप्लायर के थ्रू और सप्लायर ने प्रोडक्ट को डिलीवर किया। अब सप्लायर का जो लोकेशन है फैक्ट्री का, दैट इज जहां से गुड्स निकला, वो बिहार है। गुड्स टर्मिनेशन फॉर द मोमेंट, अब गुड्स पहुंच कहां पे रहा है? आसाम में रहा है। तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या, अपना प्रोडक्ट का लोकेशन कहां से निकला? बिहार से, और प्रोडक्ट पहुंच कहां रहा है? आसाम। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई बाय डिफॉल्ट? वो आसाम। तो बिहार टू आसाम, ऑब्वियस बात है बिहार से प्रोडक्ट निकला आसाम, तो जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी होगा। आईजीएसटी पेबल एट बिहार, बिहार में आईजीएसटी पे करेंगे, जिसका बेनिफिट आसाम स्टेट को मिलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? आसाम। सिमिलरली आप यहाँ पे बिहार से, दैट इज सप्लायर ऑफ फैक्ट्री, लेट्स से बिहार, यहाँ से बिहार से माल निकला और प्रोडक्ट जो है ना बिहार में डिस्पैच कर दिया। प्रोडक्ट बिहार में, यानी कि बिहार से बिहार में, तो ऑब्वियस बात है एक सेम स्टेट में, तो ऑब्वियस बात है सेम स्टेट में तो जो टैक्स लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल, सीजीएसटी का बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी का बेनिफिट बिहार गवर्नमेंट को आएगा। अब मान लो सप्लायर का लोकेशन है, दैट इज प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ वेस्ट बंगाल से, प्रोडक्ट जा रहा है आसाम, तो वेस्ट बंगाल टू आसाम, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आईजीएसटी। बिहार टू बिहार, ऑब्वियस बात है बिहार। तो इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट कुछ इस तरह से काम करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई, अब उसी एग्जांपल को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अगर थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन, यानी कि पार्टी बोलती है कि प्रोडक्ट को यहां से यहां पे सप्लाई करो, लेकिन बायर मैं हूं, लेकिन मैं बोलता हूं आपको प्रोडक्ट यहां पे नहीं यहां पे सप्लाई करना है, मेरे ऑफिस में सप्लाई नहीं करना है। इन सच केसेस प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका एग्जांपल मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे लेके चलता हूं आपको। मैं एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ए, मिस्टर ए जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, थर्ड पार्टी जो है बी, यानी कि एक्चुअल में बी है। अब बी ने मिस्टर ए को फोन किया, बी बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, बी ने मिस्टर ए को फोन किया कि हेलो लिसन मिस्टर ए, वी नीड टू बाय सम प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइड, बट डिलीवरी नीड टू बी डन एट आसाम लोकेशन। सो इट मीन्स बी ने जो है थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन बेसिस पे अप्लाई किया कि मिस्टर ए को प्रोडक्ट सप्लाई करना है आसाम को, लेकिन जो बिल है वो मुझे चाहिए। दैट इज एक्चुअल बायर मिस्टर बी है, मिस्टर बी इज एक्चुअल बायर। तो मिस्टर ए जो है प्रोडक्ट का डिस्पैच तो करेगा, लेकिन वो जो जीएसटी चार्ज करेगा ऑब्वियस बात है मिस्टर बी को चार्ज करेगा विद आईजीएसटी, एंड प्रोडक्ट का एक्चुअल कंजम्पशन जो हो रहा है आसाम में हो रहा है, दैट इज मिस्टर सी। तो बी जो है वो मिस्टर सी के नाम पे इनवॉइस रेज करेगा आईजीएसटी के साथ में। सो अल्टीमेटली मिस्टर ए ने आईजीएसटी चार्ज किया बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आसाम, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जहां पे कंज्यूम होगा आसाम में, उसको उसका टैक्स बेनिफिट मिल गया। अब इसी केस को थोड़ा सा हम लोग एक और चीज के थ्रू समझते हैं। अभी इसे केस स्टडी, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये मिस्टर ए जो है सप्लायर है, मिस्टर बी जो है इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई मेरा ही एक फैक्ट्री, मेरा ही एक ब्रांच आसाम में है, यानी कि मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर रिलेटेड कैसे? ये उनका बायर नहीं बल्कि उनका ही दूसरा ब्रांच है, उनका फैक्ट्री है। तो ऐसे केसेस में ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट उन्होंने सीधा लोकेशन आसाम में मंगाया, तो आसाम में लोकेशन मंगाया, लेकिन मिस्टर ए ने मिस्टर ए को बोला गया कि बी को इनवॉइस रेज करना, बिकॉज पेमेंट यहां से आएगा। तो ऑब्वियस बात है मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी के नाम पे उसका रेज कर दिया, उसका टैक्स बेनिफिट बिहार गवर्नमेंट को मिल गया, सॉरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिल गया। बट अब यहाँ पे ये एक स्टेट से इनको, क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट की डिलीवरी यहाँ पर हुई है, अभी हम टाइमिंग के लिए ई वे बिल को काउंट नहीं कर रहे, ई वे बिल को इग्नोर कर रहे हैं। अब ऐसे केस में मिस्टर बी को जो है ना सी, यानी कि अपने ब्रांच पे भी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा विद आईजीएसटी, क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा, सो दैट एक्चुअल जो टैक्स कंज्यूम हो रहा है वहां पे उसका टैक्स बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए। सो ये थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन पे कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, कुछ और भी एग्जांपल ऐसे देखते हैं। मान लो मिस्टर बी बंगाल से निकल के वापस बिहार में ही बिलोंग करते हैं, मिस्टर ए को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हेलो मिस्टर ए, you have to supply the goods to Assam, but you have to raise invoices to Mr. B। तो A ने मिस्टर B को रेज किया, तो A ने प्रोडक्ट की सप्लाई ऑब्वियस बात है C को कर दी,
कर दी। अच्छा, यहाँ पे ई वे बिल मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, ई वे बिल को हम जब ई वे बिल के चैप्टर में आएंगे तब कवर करेंगे। तो मिस्टर ए ने प्रोडक्ट को डिस्पैच किया मिस्टर सी को, लेकिन मिस्टर ए ने बी को रेज किया इनवॉइस विद सीजीएसटी एसजीएसटी, बट मिस्टर बी को वापस इनवॉइस रेज करना पड़ेगा अल्टीमेटली आसाम में, बिकॉज प्रोडक्ट का कंजम्पशन आसाम में हो रहा है, तो अल्टीमेट टैक्स बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा। सी, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी के बीच में रिलेशन हो सकता है सप्लायर एंड बायर का हो सकता है कंसाइनी एंड एजेंट का हो सकता है ब्रांच का हो, कुछ भी हो सकता है, बट अल्टीमेट मेरा प्रोडक्ट जो कंज्यूम हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है प्रोडक्ट का, वो हो रहा है आसाम लोकेशन में, प्रोडक्ट मेरा कंज्यूम होगा वहां पर आसाम में, तो ऑब्वियस बात है टैक्स बेनिफिट जो होना चाहिए वो आसाम स्टेट को होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है मिस्टर बी को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा आसाम के नाम पे विथ आईजीएसटी के साथ में, तो अल्टीमेट यहां से टैक्स फ्लो होके आसाम स्टेट में चला गया वाया मिस्टर बी। सो अब थोड़ा सा हम केस स्टडी देखते हैं, दैट इज थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन बेसिस पे। ये केस स्टडी 4 केस स्टडीज है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना ये केस स्टडी कैसा हो सकता है। केस नंबर 1 2 3 4 पहले की बात करते हैं, ध्यान से समझना। लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का लोकेशन अहमदाबाद गुजरात फर्स्ट, यानी कि सीता जी जो है वो अहमदाबाद में बिलोंग करती है, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हैं। एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स दैट इज ऑफिस ऑफ राम जी के ऑफिस में प्रोडक्ट पहुंचाना है, लेकिन प्रोडक्ट उनका दैट इज राम जी का भी लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में है, यानी कि सीता जी जो सप्लायर है उनका भी ऑफिस गुजरात में है, प्रोडक्ट जहां पे डिलीवर करना है यानी प्रोडक्ट भी डिलीवर करना उनको सेम स्टेट में अहमदाबाद गुजरात में जहां पे राम जी का ऑफिस है। प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ लक्ष्मण जी ने जो ऑर्डर दिया, दैट इज लक्ष्मण जी वो पर्सन है जिन्होंने सीता जी को ऑर्डर दिया था कि हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट हमारे अमृतसर में नहीं बल्कि हमारे जो भ्रातृश्री है यानी कि जो हमारे बड़े भाई साहब हैं राम जी, उनके ऑफिस अहमदाबाद में ही पहुंचाना है। तो ऐसे केसेस में सीता जी यानी कि सीता जी को अपना जो प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है, तो उनको तो इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन कौन है, उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन है लक्ष्मण जी, यानी कि लक्ष्मण जी ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है, तो ऑब्वियस बात है उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, अमृतसर। तो अमृतसर यानी कि अहमदाबाद से एक इनवॉइस रेज होगा अमृतसर के नाम पे, जहां पे आईजीएसटी पे होगा अहमदाबाद में, तो और उसके बाद लक्ष्मण जी फिर एक इनवॉइस रेज करेंगे वापस से अमृतसर टू अहमदाबाद आईजीएसटी, तो अल्टीमेट उसका टैक्स बेनिफिट वापस अहमदाबाद गुजरात को मिल जाता है। सो यहाँ पे ये जानना जरूरी है लोकेशन, यानी कि सीता जी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेरा प्रिंसिपल है सप्लायर उसने मुझे कहाँ से एड्रेस कहाँ का दिया, बिकॉज टैक्स बेनिफिट तो हमारे लक्ष्मण जी को भी चाहिए होगा, बिकॉज अगर सीता जी यही सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के राम जी के ऑफिस में दे देती है तो यानी कि इसका टैक्स बेनिफिट जो है लक्ष्मण जी को वो नहीं मिल पाएगा, एआईटीसी का बेनिफिट लक्ष्मण जी को अमृतसर पंजाब में नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अहमदाबाद टू अमृतसर इनवॉइस रेज हुआ, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लायर दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल अमृतसर है, तो यहाँ से अमृतसर यानी कि गुजरात टू पंजाब में एक आईजीएसटी, फिर पंजाब टू वापस गुजरात आईजीएसटी, तो अल्टीमेट टैक्स बेनिफिट यहाँ पे फ्लो कर जाता है। दूसरे केस में उनका लोकेशन सीता जी का यानी कि सप्लायर का लोकेशन सेम है, अब राम जी का ऑफिस चेंज हो गया, यानी कि जो जहां पे डिलीवरी करनी है वो ऑफिस हो गया अमृतसर, और लक्ष्मण जी का जो ऑफिस है वो भी तो अमृतसर में है। तो ऐसे केसेस में सीता जी जो सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वो प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कहाँ पर ऑफिस उनका अमृतसर, तो यहाँ से वो आईजीएसटी के साथ इनवॉइस रेज करेंगे अमृतसर, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई अमृतसर हो गया। अब लक्ष्मण जी वापस एक इनवॉइस रेज करेंगे अमृतसर विद इन सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ में इन्होंने इनवॉइस यहाँ पे रेज कर दिया। तो सीता जी लक्ष्मण के नाम पे इनवॉइस रेज करेंगे विद आईजीएसटी, फिर लक्ष्मण जी राम जी के नाम पे इनवॉइस रेज करेंगे सी प्लस एसजीएसटी, तो ये आईजीएसटी जो है अहमदाबाद से ही पे हो जाएगा टू पंजाब के नाम से। तो थर्ड केस में ऐसा हो सकता है कि सीता जी का तो एड्रेस सेम है गुजरात में ही है, अब ऐसे केस में राम जी यानी कि जहां पे इंस्ट्रक्शन है डिलीवरी पेमेंट करने का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यानी लक्ष्मण जी ने जो ऑर्डर दिया वो बैंगलोर से दिया है, तो बैंगलोर और सप्लाई भी उनको बैंगलोर में ही करनी, तो सेम केस जैसे अमृतसर का था, तो सीता जी को तो इनवॉइस ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल की जगह पे रेज करना है बैंगलोर यानी कर्नाटका विद आईजीएसटी के साथ में, फिर जो लक्ष्मण जी है वो राम जी को इनवॉइस रेज करेंगे विद सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ में, बिकॉज बैंगलोर विद इन सेम स्टेट दैट इज कर्नाटका। एंड लास्ट केस स्टडी में ऐसा है कि लोकेशन ऑफ जो सप्लायर है यानी सीता जी का जो सप्लायर का लोकेशन है
वो अहमदाबाद में ही है, लेकिन डिलीवरी उन्होंने चंडीगढ़ में की है। और प्रिंसिपल जो लक्ष्मण जी का अब ऑफिस जो इंस्ट्रक्शन आया है वो उदयपुर से आया। तो ऐसे केसेस में इनका जो लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, बिकॉज उदयपुर बिलोंग करता है राजस्थान। तो इसका टैक्स बेनिफिट ऑब्वियस बात है राजस्थान में मिलेगा, बिकॉज लक्ष्मण जी को उसका टैक्स बेनिफिट तो लेना है। फिर यहाँ से यानी कि लक्ष्मण जी फिर राम जी के ऑफिस यानी चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यानी कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एक इनवॉइस रेज होगा आईजीएसटी के साथ में। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, सीता जी जो है वो आईजीएसटी चार्ज करेंगी उदयपुर यानी कि राजस्थान। तो यहाँ पे इसका टैक्स बेनिफिट आईजीएसटी पे होगा, जिसका टैक्स बेनिफिट राजस्थान गवर्नमेंट को मिल जाएगा। फिर राजस्थान गवर्नमेंट को एक टैक्स लायबिलिटी रेज करनी पड़ेगी यानी कि लक्ष्मण जी को चंडीगढ़ के नाम से। तो अल्टीमेट उसका टैक्स बेनिफिट चंडीगढ़ ऑफिस को मिल जाएगा, यूनियन टेरिटरी को मिल जाएगा। सो ये तो बात हो गई पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से पॉइंट, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यही केस अगर एग्जांपल के तौर पे देखो, जहां पे अब हम देखेंगे लक्ष्मण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें टैक्स कैसे पे करना, वही कहानी तो मैंने बताया था, पूरी चीज वहीं पे एक्सप्लेन कर दी है। तो वही केस स्टडी है, अहमदाबाद से इन्होंने इनवॉइस रेज किया रहेगा अमृतसर, तो लक्ष्मण जी ने फिर वापस क्या किया रहेगा, अमृतसर से वापस अहमदाबाद में एक इनवॉइस रेज किया रहेगा। तो आईजीएसटी यानी कि अमृतसर में पंजाब में आता है, तो आईजीएसटी पंजाब से रेज हुआ, अल्टीमेट उसका बेनिफिट वापस से घूम के कहां पर आ गया, अहमदाबाद में। दूसरे केस में क्या हुआ था, सीता जी ने लक्ष्मण जी को इनवॉइस रेज किया था अमृतसर पंजाब में, और फिर पंजाब से इन्होंने पंजाब में ही रेज किया, बिकॉज जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है दैट इज राम जी का ऑफिस उस सेम स्टेट में बिलोंग करता है, तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब फिर तीसरे केस में क्या हुआ था, सीता जी ने बेंगलोर में प्रिंसिपल को इनवॉइस रेज किया था, प्रिंसिपल को इनवॉइस रेज किया था, फिर प्रिंसिपल ने वापस से इनवॉइस रेज किया रहेगा राम जी को, सीजीएसटी एसजीएसटी। फोर्थ केस में क्या हुआ था, इनवॉइस उन्होंने रेज किया था राजस्थान के एड्रेस पे यानी कि आईजीएसटी के साथ में, फिर यहां से वापस उन्होंने इनवॉइस रेज किया रहेगा चंडीगढ़ को, बिकॉज अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर लक्ष्मण जी क्या बन गया, चंडीगढ़। तो यहां से इनवॉइस वापस से रेज हुआ रहेगा आईजीएसटी के साथ में, तो इसका टैक्स बेनिफिट अल्टीमेटली चंडीगढ़ को चला जाता है। तो दो केस में देखा हमने, एक तो देखा जो सप्लायर है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे कैसे टैक्स बेनिफिट अल्टीमेट कंज्यूमर को कैसे मिलता है, यानी कि अल्टीमेट रिसिपिएंट को कैसे उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो हमने देख लिया, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है इस केस स्टडी के साथ में। अब बात करते हैं जहां पे सप्लाई डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट, जहां पे सप्लाई में मूवमेंट ही नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में हम लोकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे गुड्स का, वो देखेंगे हम लोग। ये देखते हैं यहाँ पे जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा, तो एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ प्री इंस्टॉल सेट दैट इज मशीनरी सेट। अब ऐसे केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि जो लोकेशन है सप्लायर का वो दिल्ली है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो रिसिपिएंट है वो भोपाल है, गुड्स को डिलीवर किया गया है यानी इंस्टॉल किया गया एट द प्लेस ऑफ भोपाल, यहाँ पे हम लोगों ने जाके मशीनरी को इंस्टॉल किया है। तो दिल्ली वाले पर्सन के लिए बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ गुड्स क्या बन गया, जहां पे इंस्टॉल किया वो बन गया भोपाल। तो ऐसे केस में टैक्स पेबल जो होगा दिल्ली टू भोपाल यानी कि आईजीएसटी के साथ में। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर तमिलनाडु, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जो है वो केरला, यानी कि एक्चुअल जो केरला रिसिपिएंट जो है केरला में, लेकिन हमने प्रोडक्ट को जो इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल किया कहाँ पे, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ गुड्स का, हमने वहां पे जाके असेंबल करके प्रोडक्ट को रेडी कर दिया है, अवेलेबल कर दिया है, सो दैट रिसिपिएंट जो है उसको यूज कर सकता है। तो ऐसे केसेस में जो सप्लायर का लोकेशन है वो तमिलनाडु, लोकेशन ऑफ जहां पे गुड्स इंस्टॉल हुआ है वो तमिलनाडु, तो इस केस में प्रोडक्ट जो प्लेस ऑफ सप्लाई है विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो दैट इज तमिलनाडु। अब अच्छा एक एग्जांपल देखो, ये चीज को एग्जांपल के तौर पे देखो, इसको हम ई वे बिल में भी डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल को। आप मान लो एक सप्लायर हो गुड्स का, जैसे कि मान लो कि आप कोई भी प्रोडक्ट डील करते हो, डिलीवरी करते हो, आप बिलोंग करते हो महाराष्ट्र मुंबई, आपको इंस्ट्रक्शन आता है एक पार्टी से जो कि बिलोंग करती है गोवा से बिलोंग करती है। तो आप ऐसे केसेस में जब इंस्ट्रक्शन गोवा से आता है कि प्रोडक्ट की सप्लाई चाहिए, तो और उन्होंने बोला कि ठीक है प्रोडक्ट की सप्लाई चाहिए लेकिन गोवा में नहीं बल्कि हमें चाहिए कर्नाटका बेंगलोर में, तो ऐसे केसेस में आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि हु इज द सप्लायर, सप्लाई यानी कि डिस्पैच कौन कर रहा है प्रोडक्ट, क्या आप महाराष्ट्र से उस प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हो, अगर हाँ तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोडक्ट जो प्रिंसिपल कौन आपका गोवा, तो आईजीएसटी लगाओगे गोवा के नाम पे, गोवा वाला कर्नाटका के नाम पे लगाएगा आईजीएसटी। बट इन सच केसेस हो क्या रहा है कि अगर मान लो
जो ये अपना अल्टीमेट आप बोलते हो कि डिस्पैच मैं नहीं कर रहा हूँ, लेट से आप आओ और लेके जाओ, गो वाला बंदा आता है लेके जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या आपने प्रोडक्ट का मूवमेंट करा? आपने क्या प्रोडक्ट का मूवमेंट किया? नहीं किया। आपने डिलीवरी की? नहीं की। तो ये तो बोध हो गया कि जहां पे हम प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं करते। तो सिमिलर यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं हुआ, आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, आपने लोकेशन ऑफ गुड्स को इंस्टॉल किया तमिलनाडु में, रिसिपिएंट आपका भले ही केरला से हो लेकिन आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और ऐसे केसेस में CGST SGST तमिलनाडु अब में ही पे कर दिया जाएगा, डिसबर्स कर दिया जाएगा। थर्ड केस ऐसा है कि एक बिजनेसमैन है नोएडा का, उसका एक पुराना कार पड़ा है सिक्किम, उसके होम टाउन में। अब ऐसे केस में वो बिजनेसमैन तो है नोएडा का, बट उसका रजिस्टर्ड पर्सन जो एड्रेस है उसका रजिस्ट्रेशन का वो सिक्किम हो गया। तो रिसिपिएंट जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो गया सिक्किम। प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है? सिक्किम में। तो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? सिक्किम। CGST SGST पेबल एट सिक्किम। तो इस केस में प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं है, बट प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है, रिसिपिएंट को वहां से अवेलेबल करा दिया जाएगा। जहां से अवेलेबल कराया जाएगा बाय डिफॉल्ट वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे कि एग्जांपल मूवमेंट हुआ प्रोडक्ट का, जैसे यहाँ पे आसाम टू बिहार, सी सप्लाई असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइट। मान लो जो इंस्टॉल किया गया वो आसाम में इंस्टॉल किया गया है प्रोडक्ट, यानी कि A से B में जाता है, ऑब्वियस बात है IGST के साथ, बिकॉज ये इंटरस्टेट सप्लाई है। तो ऐसे केसेस में IGST का होगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जो काउंट होगी वो आसाम, बिकॉज प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन कहां पर हुई है? प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन आसाम में हुआ, असेंबल आसाम में हुआ है, तो टैक्स तो IGST चार्ज होगा बिहार में, लेकिन जो बाय रिसिपिएंट है वो बिलोंग करता है बंगाल और अपने प्रोडक्ट की असेंबली हुई है आसाम में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना आसाम है और IGST के साथ में हम इसको B को इनवॉइस रेज कर देंगे। अब उसी चीज को वापस से हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जहां पे गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ वे ब्रिज, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो बिलोंग करता है दिल्ली से, रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड ऑफिस है भोपाल, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली हमने की है भोपाल में, यानी कि प्रोडक्ट की जो असेंबली की है हमने भोपाल में की है। तो ऐसे केस में सप्लायर के लिए प्रोडक्ट का लोकेशन क्या है जहां पे इंस्टॉल किया वो भोपाल, तो टैक्स प्लेस ऑफ सप्लाई भोपाल, टैक्स जो चार्ज होगा IGST दिल्ली से, IGST चार्ज होगा भोपाल MP में, एंड उसका टैक्स बेनिफिट MP स्टेट को मिल जाएगा, IGST का पोर्शन ऑफ द अमाउंट। दूसरा आता है सर्वर सप्लाइड एंड इंस्टॉल एट द ऑफिस ऑफ मार्केटिंग फर्म, लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, उन्होंने सर्वर इंस्टॉल किया है, ऑफिस रिसिपिएंट का ऑफिस है गोवा में, लेकिन इंस्टॉलेशन कहां पर हुआ है? कर्नाटका में। तो ऑब्वियस बात है इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट कहां पे अवेलेबल कराया गया? सप्लायर ने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया कर्नाटका, यानी उसी के स्टेट में से अवेलेबल कराया, और जो गोवा में रिसिपिएंट है उससे मतलब नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इसके लिए CGST SGST चार्ज करना पड़ेगा कर्नाटका, बिकॉज कर्नाटका बिलोंग्स सेम स्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई बाय डिफॉल्ट कर्नाटका हो जाता है। सप्लाई ऑफ वर्क स्टेशन, सी सप्लायर का लोकेशन है गुजरात, रेसिडेंस का उसका लोकेशन है दैट इज रिसिपिएंट का है गुजरात, बट इंस्टॉलेशन जो हुआ है वो केरला में। तो अब ऐसे केस में जो प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन केरला में हुआ है तो ऑब्वियस बात है इसका जो टैक्स बेनिफिट केरला को मिलना चाहिए, तो IGST पेबल एट गुजरात, बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड इंस्टॉलेशन इज केरला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज केरला। यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे बल्कि इंस्टॉलेशन हो रहा है, यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, तो ये चीजें हो रही है वहां पे, और ये फिनिश गुड बन के रेडी कराया जा रहा है रेसिपिएंट को, तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है प्रोडक्ट का। बट जहां पे हमने प्रोडक्ट को रेडी किया, असेंबल किया और इसको रेडी करके हमने हैंडओवर कर दिया रेसिपिएंट को, तो जहां पे प्रोडक्ट हमने रेडी करके उसको हैंडओवर किया है, इन सच केसेस अपना जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा द प्रोडक्ट वेयर इट हैज बीन असेंबल्ड एंड मेड अवेलेबल टू recipient, and according to that we have to disburse our tax liability. So place of supply on board यानी कि जब हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं, जैसे कि फ्लाइट से, ट्रेन से, उस केसेस में क्या हो सकता है वो एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा और भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ कैन एरेटेड ड्रिंक्स ऑन फ्लाइट, हमने कुछ ड्रिंक्स जो है फ्लाइट में चढ़ाया, लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है पंजाब, गुड्स को लोड किया गया है पंजाब में, यानी कि पंजाब में ही उसको लोड किया गया फ्लाइट के अंदर, पैसेंजर दिल्ली में चढ़ा, पैसेंजर दिल्ली में बोर्ड करता है, सप्लायर का एड्रेस है पंजाब, गुड्स को डिलीवर किया पंजाब में ही फ्लाइट के अंदर चला गया है, पैसेंजर भले ही दिल्ली से बोर्ड कर रहा है,
अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया बाय डिफॉल्ट सप्लायर के लिए पंजाब, बिकॉज वहां पर डिलीवर कर दिया और फ्लाइट में चला गया, तो ऑब्वियस बात है CGST SGST के साथ टैक्स लायबिलिटी डिसबर्स हो जाती है। अब यहाँ पे मान लो सेल ऑफ हल्दीराम नमकीन, अगर हल्दीराम नमकीन अगर हम सेल करते हैं ड्यूरिंग देयर जर्नी, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लो पुणे का बंदा है, लोडिंग ऑफ गुड्स कहाँ पे लोड किया गया है, गोवा में। सी पुणे बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, गोवा इज अ डिफरेंट स्टेट, सो महाराष्ट्र का सप्लायर प्रोडक्ट की लोडिंग करता है गोवा में, गोवा एयरपोर्ट या फिर गोवा स्टेशन में, पैसेंजर बोर्ड करता है हैदराबाद में, दैट डजंट मैटर, बट प्रोडक्ट का बोर्डिंग कहां पर हुई है, प्रोडक्ट की लोडिंग हुई है गोवा में, सो महाराष्ट्र टू गोवा IGST। सेल ऑफ सनग्लासेस ऑन अ शिप यानी कि जो अपनी जो जहाजें होती बड़ी बड़ी, जैसे टाइटैनिक निकलता था, उसी तरह से मान लो अगर आज के टाइम पे अगर कोई क्रूज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो अब एग्जांपल के थ्रू शिप यानी कि ऑब्वियस बात है यहाँ पे शिप इन द सेंस जैसे क्या होगा कि सी में चलेंगे, तो सी हम लोग कौन कौन से सी जो है अपने बॉर्डर में आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू हमारा बैंगलोर टू कोचीन चेन्नई कैनाल नहीं है कि जिसके थ्रू हम डायरेक्टली रूट कर सकते हैं, आई होप सो अगर वो होगा भी तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट एग्जाम्पल ले लो शिप के थ्रू अगर हम लोग बैंगलोर, लोकेशन ऑफ सप्लायर बैंगलोर है, प्रोडक्ट हमने लोड किया है चेन्नई में, पैसेंजर बोर्ड होता है कोचीन में, दैट डजंट मैटर, जो सप्लायर है बैंगलोर का उसने प्रोडक्ट लोड किया है चेन्नई, तो ऑब्वियस बात है कर्नाटका टू तमिलनाडु, तो चेन्नई में अपना प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया और IGST अपने को बैंगलोर में ही डिस्चार्ज करना, जिसका बेनिफिट चेन्नई में मिल जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स IGST अदर देन गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। सी देयर आर डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट केस, जैसे कि सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो गुड्स का मूवमेंट होगा तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, लोकेशन ऑफ गुड्स एट टाइम ऑफ विच मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी ऑफ रिसिपिएंट, जहां से अपना प्रोडक्ट निकलेगा बाय डिफॉल्ट वो है डिस्पैच लोकेशन हो गया। अब प्रोडक्ट जहां पे हमने डिलीवर करना है उसके अकॉर्डिंग हमें जहां पे रिसिपिएंट का एड्रेस है वो रिसिपिएंट अगर प्रिंसिपल है तो ऑब्वियस बात है वहां पे अपने को प्रोडक्ट का बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। गुड्स सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, ये भी हमने केस स्टडी देख लिया है तो यहाँ पे वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट, इसको भी हमने देख लिया, जहाँ पे प्रोडक्ट को असेंबल कराया जाता है, सीधा मेड अवेलेबल कराया जाता है। गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट, यानी कि ये भी चीज वही होगी जहाँ पे हम सीधा वहां पे इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट अपना वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया। गुड्स सप्लाई ऑन बोर्ड, ये भी हमने, यानी कि हमने पांचों केस स्टडी को यहाँ पे अलग अलग लेवल पे उसके एग्जाम्पल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव करते हैं अदर देन गुड्स के अलावा अब हम आते हैं सर्विस की तरफ। सर्विस के केस में क्या होगा, सर्विस के केस में डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, जैसे कि इसमें क्या क्या कंसिडर करना है कि सर्विस प्रोवाइडर कहाँ से बिलोंग करता है, जो रिसीवर है सर्विस का वो कहाँ से बिलोंग करता है, और एक्चुअल सर्विस कहाँ पे दी गई, सर्विस कहाँ पे कंज्यूम की गई, प्लेस पर्सन टू विच बेनिफिट एक्चुअली फ्लोन, एक्चुअल बेनिफिट इसको किसको हुआ, तो ये सब चीजें अपने को कंसीडर करनी पड़ती है। ये 5 जो मेन पॉइंट्स है ये अपने को कंसीडर करना है टू आइडेंटिफाई व्हाट, टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। हमने पहले ही समझा है कि गुड्स के केस में तो इजी है, बिकॉज वहां पे गुड्स क्या होता है, एक फिजिकल टैंजिबल एसेट्स काइंड ऑफ थिंग होती है जिसको हम महसूस कर सकते हैं और उसमें इजी वे है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज वहां पे प्रोडक्ट का मूवमेंट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट डजंट मैटर, बट वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। बट इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज इंटेंजिबल काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाई इसका प्लेस ऑफ सर्विस क्या है। कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग हम ऑनलाइन देंगे तो ऑनलाइन में हमारे 10 स्टूडेंट 10 अलग अलग स्ट्रीट से हो सकते हैं, बट अगर हम अपना खुद का जो इंस्टीट्यूट रन करते हैं दैट इज फिजिकल इंस्टीट्यूट, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी स्टूडेंट होंगे आसपास के ही आए रहेंगे सारे के सारे। हमने जो एक्चुअल सर्विस दी है वो पर्टिकुलर स्टेट में दी तो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई वो पर्टिकुलर स्टेट बन जाता है। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज डिफरेंट है, तो उस केसेस में भी अलग अलग केसेस है, B2B केस अलग हो सकता है, B2C अलग हो सकता है, तो वो सारे के सारे केस स्टडी इन केस ऑफ सर्विसेज प्लेस ऑफ अपना सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम आने वाले वीडियो में भी इसको देखेंगे। तो चेक करते हैं जैसे कि फॉर सप्लाई ऑफ एनी अदर सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई नॉर्मल की बात हो रही है कि अगर हम सर्विस कोई प्रोवाइड करते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं,
पहले ये आइडेंटिफाई करो कि सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है, बिकॉज उसको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी का टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है उस केसेस में अगर वो रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बाय डिफॉल्ट वो बन जाता है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। बट इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ एड्रेस इज सप्लायर इज रिकॉर्ड, अगर रिसिपिएंट का एड्रेस यानी कि जो रिसिपिएंट है उसका एड्रेस सप्लायर के पास अवेलेबल है तो एड्रेस का अकॉर्डिंगली बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि महाराष्ट्र से अगर हैदराबाद में किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड की गई और उसका कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ डिस्बर्स कर दी जाएगी। सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ B2B एंड इन केस ऑफ B2C। B2B के केस में बाय डिफॉल्ट है कि जो रिसिपिएंट का लोकेशन है, एड्रेस है, वो अपना क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। बट B2C के केस में अगर एड्रेस अवेलेबल है रिसिपिएंट का तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसका लोकेशन ही काउंट होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। Recipient is the person who receive service or goods either in against any consideration or non consideration। See, गुड्स में भी हमने देखा था कि अगर रिसिपिएंट है जो पेमेंट करता है कोई सर्विस या गुड्स के लिए तो ऑब्वियस बात है जो टैक्स जो पेमेंट करेगा वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, रिसिपिएंट। बट अगर इन केस वो सर्विस या गुड्स रिसीव करता है तो बट पेमेंट नहीं करता है तो ऑब्वियस बात है जिसको गुड्स डिलीवर किया गया वही रिसिपिएंट हो गया। इन केस ऑफ सर्विस अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो जिसको सर्विस दी गई है, जो सर्विस जिसने रिसीव किया है, जिसको सर्विस रेंडर हुई है वो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कहलाता है। तो ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इन द गुड्स टर्मिनोलॉजी। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अब रिसिपिएंट का लोकेशन, जैसे कि हमने लोकेशन ऑफ सप्लायर देखा था, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या हो सकता है। रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है तो ऑब्वियस बात है वो लोकेशन हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस है, अदर प्लेस है तो भी उसका प्रीमाइसेस है। मोर देन वन प्लेस तो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, अगर एक जगह से ज्यादा है, बस एक ही स्टेट में अलग अलग उसके लोकेशन है तो जहां से मेन एक्टिविटी परफॉर्म होती है, जहां पे मेजर एक्टिविटी परफॉर्म होती है वही काउंट होगा उसका प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। नॉट रजिस्टर्ड है तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंट, अगर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ऐसे केस में उसके घर का एड्रेस ही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बन जाता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस बात है रजिस्टर्ड एक प्लेस से ज्यादा है तो सच अदर प्लेस, मोर देन वन प्लेस तो जो डायरेक्टली मेन लोकेशन होगा वही होगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिडेंस एड्रेस ही उसका सप्लायर का लोकेशन बन जाता है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ओके, प्लेस ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 12 ऑफ IGST, सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, grant of rights, construction, use of accommodation, marriage, letting out, architect, surveyors etc, boat, vessel, loading club etc, ये इस तरह के सर्विसेज जो है इस केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 3 of section 12 of IGST Act, location of property, boat, vessel, if property is outside India then location of recipient। ऑब्वियस बात है इस केस में जहां पे अपनी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है, अपना जहां पे बोट बिलोंग करता है, जहां पे वेसल है, जहां पे भी अपनी मेन दैट इज जहां पे हम लोग प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, बोट हो गया, वेसल हो गया, ये बाय डिफॉल्ट अपना प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। बट अगर मान लो प्लेस ऑफ दैट इज अगर प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे केस में जो रिसिपिएंट का लोकेशन होगा, रिसिपिएंट का जो एड्रेस होगा वही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। ओके, सो इस केसेस में क्या हो सकता है, सी इस केसेस में क्लाइंट वेस्ट बंगाल से है, इस केस में क्लाइंट वेस्ट बंगाल से है लेकिन कंस्ट्रक्शन ओडिशा में हुआ तो अपना ऑब्वियस बात है अपना कंस्ट्रक्शन ओडिशा में हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई अपना क्या हो गया, ओडिशा हो गया। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस देगा वेस्ट बंगाल, कॉन्ट्रैक्टर कौन से स्टेट से बिलोंग करता है यहाँ पे दिया हुआ नहीं, बट यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई अपना ओडिशा है। ओके, नेक्स्ट वन इज रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ये अच्छा एग्जांपल है। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ एंड इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इस केस में प्लेस ऑफ सर्विस जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस जगह को काउंट किया जाएगा जहां पे एक्चुअल में ये सर्विस परफॉर्म की गई है। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, आप
बिलोंग करते हो महाराष्ट्र का, आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर महाराष्ट्र का है, आप किसी ऑफिस पर्पस के लिए विजिट करते हो गुजरात स्टेट, हालांकि गुजरात में आपका कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और आप बिलोंग करते हो महाराष्ट्र मुंबई से, आपने विजिट किया है गुजरात स्टेट में फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल विजिट, और आप वहां पे जाके किसी होटल में XYZ होटल में 2 या 3 दिन स्टे करते हो, वहां पे खाना खाते हो। सो ऐसे केसेस में एक्चुअल सर्विस कहाँ पे परफॉर्म हुई है? एक्चुअल सर्विस परफॉर्म हुई है गुजरात में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? गुजरात हो गया। तो वो जो गुजरात का होटल है वो जो जीएसटी चार्ज करेगा दैट विल बी CGST प्लस SGST। एंड अगर आपने अपना जीएसटी नंबर भी पार्टी को दिया कि सर दिस इज माय जीएसटी नंबर दैट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट, तो होटल वाला बोलेगा ओके फाइन, ही विल प्रिंट दैट जीएसटी नंबर ऑन द इनवॉइस, but he will charge as according to a place of supply of service, that is Gujarat, and the supplier is also from Gujarat, to Gujarat, that will be CGST and SGST, because actual service is performed under the same state, जिसका टैक्स बेनिफिट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यानी महाराष्ट्र ऑफिस को नहीं मिलेगा। सो वो हम इनपुट टैक्स ब्लॉकिंग वाले मेथड में आएंगे, वहां पे हम इसको समझेंगे कि ये ब्लॉक क्यों हो जाता है, सर पीछे रीजन क्या है। तो इस केसेस में एक्चुअल जो परफॉर्म होगा, जहां पे सर्विस परफॉर्म होगी, वहीं पे अपने को लेना है। एंड अगर बात करें सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अगर देते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है रजिस्टर्ड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे एक्चुअल सर्विस हमने प्रोवाइड की है वही आपका प्लेस ऑफ सर्विस कहलाता है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। जैसे कि अभी मान लो जैसे कि मान लो आप ऐसे कुछ लोग हो जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, और फिलहाल अभी मैं महाराष्ट्र में बिलोंग करता हूँ, और हमने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, एक फुल डे का एक सेशन रखते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक, लेट्स से जीएसटी हो गया या फिर टैक्स हो गया, अदर टैक्स हो गया, फिर टैली हो गया, XYZ सॉफ्टवेयर हो गया। हमने डिसाइड किया कि चलो एक दिन का पूरा फुल डे का वर्कशॉप रखते हैं, और आप सारे लोग ट्रैवल करके मैंने बोला कि आपको जयपुर आना है, तो जयपुर में हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रखेंगे फुल डे का, तो आप डिफरेंट स्टेट से ट्रैवल करके आते हो, और मैंने सर्विस जो दी है जयपुर राजस्थान में दी है, और आप सारे के सारे अनरजिस्टर्ड हो, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस दैट इज इन केस ऑफ अपना अम्यूजमेंट हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्टिंग हो गया, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल। दैट मीन्स इस केसेस में क्या होगा कि अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज है, साइंटिफिक एजुकेशनल अम्यूजमेंट पार्क है, इवेंट है, एंटरटेनमेंट पार्क है, तो ऐसे केस में जहां पर एक्चुअल अपनी सर्विस परफॉर्म हुई है, यानी कि वेन्यू ऑफ इवेंट और द थीम पार्क और एक्चुअल अम्यूजमेंट पार्क, जहां पर भी एक्चुअल सर्विस परफॉर्म हो रही है, अपने को वही प्लेस ऑफ सर्विस यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट करना है। अगर बात करें कि इस केसेस में जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सर्विस, अनक्लेरी ऑफ अबव, दैट इज लोकेशन। इस केस में अगर आप रजिस्टर्ड हो, मैंने वही बताया कि अगर रजिस्टर्ड, जैसे कि आप लोग सब सारे के सारे जयपुर आ जाते हो, बट अगर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इन केस अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वेन्यू ऑफ इवेंट, जहां पे एक्चुअल में वेन्यू इवेंट किया जाएगा। इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया है तो ऑब्वियस सी बात है लोकेशन ऑफ recipient. Transportation of goods including mail or courier, in case of registered, that is location of recipient. In case of unregistered, location where the goods handed over for the transportation. जहां पे हमने गुड्स को हैंड ओवर कर दिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है। यानी कि अगर मान लो एक कुरियर वाला बंदा आता है, वो प्रोडक्ट को लेके जाता है और आपका प्रोडक्ट वहां पे लेट्स से मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे लाके छोड़ देता है, तो वहां तक उसने सप्लाई कर दिया, दैट मींस उसकी सर्विस वहां पे खत्म हो जाती है, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सर्विस दैट इज मुंबई का वो एड्रेस बन जाता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, दैट इज अगर मान लो फ्लाइट में अगर आप बोर्ड कर रहे हो, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। अगर अनरजिस्टर्ड हो तो प्लेस वेयर द पैसेंजर इम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी। प्लेस यानी कि वो जगह जहां से पैसेंजर बोर्ड करेगा फ्लाइट में, वो जगह कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि अगर आपने फ्लाइट बुक किया है, आपकी फ्लाइट लेट से मुंबई टू जयपुर,
बट आपकी फ्लाइट मुंबई टू जयपुर है, मुंबई टू जयपुर जाने से पहले मुंबई टू सूरत, सूरत टू जयपुर अगर ट्रेवल करती है, तो ऐसे केस में आपने जो बोर्डिंग की है वो मुंबई से, तो बाय डिफॉल्ट आपका प्लेस ऑफ सर्विस जो हो गया मुंबई। अगर कोई पर्सन सूरत से बिलोंग बोर्डिंग करता है तो वो क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम सूरत। सो अगर बात करें ट्रेन में, सर्विस ऑन द बोर्ड कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ द कन्वीनियंस फॉर दैट जर्नी, यानी कि जहां से उसकी शुरुआत होती है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, यानी कि जो डिपार्चर जहां से हुआ है बाय डिफॉल्ट वो जो होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। एग्जाम्पल, आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे कि आप मान लो मुंबई टू जयपुर की फ्लाइट में अगर बोर्ड करते हो, मुंबई टू जयपुर, और डायरेक्ट फ्लाइट है, बीच में कहीं पे हॉल्ट नहीं होने वाली है, मुंबई टू जयपुर की फ्लाइट में अगर आप बोर्ड करते हो, तो अगर मान लो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट फ्लाइट उड़ने के बाद परचेज किया, फ्लाइट उड़ गई है और फ्लाइट जो है वो हवा में है, इन द एयर, सो बट अगर आपने लेट से अगर कोई उसमें से एयर होस्टेस ने कोई प्रोडक्ट अगर बेचना शुरू किया, जैसे कभी कभी क्या होता है वो कोई चीजें बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई उनके बजट स्टोर या फिर कुछ भी XYZ, या फिर फूड की ही बात कर लो, अगर वो सप्लाई करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपका जर्नी जो है मुंबई टू जयपुर, अब फ्लाइट आपकी ऑब्वियस से पता महाराष्ट्र से फिर गुजरात में जाएगी, गुजरात से राजस्थान जाएगी, तब ऐसे केसेस में अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो इसका प्लेस ऑफ सर्विस क्या होगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, प्रोडक्ट जो आपने सप्लाई या फिर जो भी सर्विस उन्होंने दी है वो सर्विस का सप्लाई क्या काउंट करोगे, दैट वुड बी जहां से फ्लाइट डिपार्चर होती है, यानी कि महाराष्ट्र से फ्लाइट डिपार्चर हुई है, जब तक कि वो लैंड नहीं हो रही है, तो जो फर्स्ट शेड्यूल मतलब जहां से प्रिंसिपल, जहां से मेन फ्लाइट निकली थी बाय डिफॉल्ट वही उसका काउंट होगा, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो दीज आर द केसेस जहां पे, और भी हम लोग केस स्टडी की बात करें, जैसे कि सप्लाई सर्विसेज ऑफ फिक्स टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि टेलीफोन लाइन हो गया, लीज सर्किट हो गया, इंटरनेट लीज हो गया, केबल हो गया, डिश एंटीना हो गया, इस केसेस में लोकेशन जहां पे एक्चुअल में डिवाइस इंस्टॉल किया गया, चाहे वो टेलीफोन लाइन हो चाहे वो डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस हो, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वो हो गया जहां पे हम लोग ने एक्चुअल में इंस्टॉल किया हुआ है। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, अगर पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन में कोई फिजिकल तो एक्टिविटी होती नहीं कि जो आके इंस्टॉल करना है, तो ऐसे केस में जो एड्रेस होता है, लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस, वो कहलाता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन है, टेलीकम्युनिकेशन है या इंटरनेट सर्विसेज है, तो इस केसेस में अगर थ्रू इंटरनेट है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड में उसका क्या एड्रेस दे रखा है, थ्रू द सेलिंग एजेंट, अगर एजेंट के थ्रू है तो लोकेशन ऑफ सेलिंग ऑफ एजेंट ऑन द रिसिप्ट, अगर एजेंट ने वो सिम बेचा है या फिर चीजें बेची है तो ऑब्वियस बात एजेंट का जो एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। थ्रू अदर लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट रिसीव वाउचर सोल्ड इन केस ऑफ अदर। So these are the different cases for different types of services। उस केस में हमें सर्विस का प्लेस ऑफ सर्विस, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे आइडेंटिफाई करना है, हर एक चीज को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आप बात करें बैंकिंग अदर फाइनेंशियल सेक्टर में, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड, ऑब्वियस बात है बैंक में जो आपका एड्रेस रहेगा वही आपके लिए क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, उसी के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट की जाएगी। इन केस ऑफ इंश्योरेंस, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड, आपने एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन एड्रेस दिए होंगे, रिकॉर्ड दिए होंगे सप्लायर के बुक में, तो उस केस में भी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट की है, अगर इन केस इफ यू आर अनरजिस्टर्ड। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जैसे कि इंटरनेट, टेलीफोन, रेडियो, प्रिंट, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, मैगजीन, तो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, प्लेस इज द स्टेट ऑफ डिसेमिनेशन इन द प्रोपोर्शनेट, यानी कि अगर मान लो अगर अलग अलग स्टेट में अगर करते हो तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आइडेंटिफाई होती है। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एक केस स्टडी देखते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये कस्टमर का साइट है, कस्टमर के साइट पे कुछ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस परफॉर्म करनी है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये इमेज आपको जानी पहचानी लगेगी, ये इमेज है बॉब द बिल्डर की।
बॉब द बिल्डर जो है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि वो कस्टमर के यहाँ पे वो उसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, मेन कॉन्ट्रैक्टर, और जो कस्टमर का साइट है वो बाय डिफॉल्ट गुजरात में बिलोंग करते हैं। तो दोनों का जो प्रिंसिपल लोकेशन है वो बाय डिफॉल्ट गुजरात है। ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, हालांकि इन्होंने क्या किया, कुछ पार्ट ऑफ द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि थर्ड पार्टी को भी हायर किया है। तो दो तरह के सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। एक सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जो कि बिलोंग करता महाराष्ट्र से, तो पूरे के पूरे पोर्शन का 10% जो है महाराष्ट्र का सब कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट करेगा, और दूसरा सेकंड 10% जो है वो तीसरा मिस्टर सी को दिया है, और लेट्स से सब कॉन्ट्रैक्टर 1 है ये, और ये सब कॉन्ट्रैक्टर 2 है। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर 1 है वो गुजरात से, सब कॉन्ट्रैक्टर 2 है वो महाराष्ट्र से। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर बिलोंग करता है गुजरात से, इंस्टॉल कहाँ पे करना है, सारी की सारी सर्विस गुजरात में करनी है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर 1 वो भी गुजरात से आता है, सब कॉन्ट्रैक्टर 2 महाराष्ट्र से आता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट कंप्लीट होगा। अब सब कॉन्ट्रैक्टर 1, सब कॉन्ट्रैक्टर 2 ये किसको जानते हैं? ये क्लाइंट को नहीं जानते, ये जानते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर को, बॉब द बिल्डर को। तो अब ऐसे केसेस में जो भी इनवॉइसेस रेज करेंगे वो रेज करेंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर को, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्टर 1 हो चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर 2 हो। अब ऐसे केसेस में महाराष्ट्र टू गुजरात में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात आईजीएसटी के साथ जाएगा। ये जो रेज करेंगे इनवॉइसेस गुजरात टू गुजरात सीजीएसटी एसजीएसटी, और ये जो गुजरात से मेन प्रिंसिपल को रेज करेंगे वो भी सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सप्लायर में जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है दैट इज बॉब द बिल्डर, इन्होंने पे किया है सीजीएसटी एसजीएसटी बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर द सेम, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है गुजरात और प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो सेम गुजरात। तो ऐसे केस में गुजरात में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के साथ इनकी लायबिलिटी होती है डिस्बर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर 1 यानी कि ये बिल रेज करेंगे बॉब द बिल्डर यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को, इनको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना पड़ेगा बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर द सेम। सब कॉन्ट्रैक्टर 2 जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं लायबिलिटी टू पे आईजीएसटी, बट वर्क कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी एज लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, बिकॉज इनको इसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? ये इन्होंने इनवॉइस रेज किया आईजीएसटी, और इनका जो प्लेस ऑफ सर्विस है दैट इज उन्होंने प्लेस ऑफ जो सर्विस परफॉर्म की वो भी गुजरात। तो ऐसे केस में ये गुजरात टू गुजरात इनको टैक्स बेनिफिट आराम से मिल जाएगा। तो ये तो केस स्टडी हो गया यहाँ पे जहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्टर है और जो क्लाइंट का लोकेशन है वो बाय डिफॉल्ट सेम स्टेट में होता है। अब इसी केस को अलग तरीके से देखते हैं कि अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिया बॉब द बिल्डर ने, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है इन्होंने, लेकिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट जो महाराष्ट्र में आ गया। तो अब ऐसे केस में वापस से उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर 1 को हायर किया, सब कॉन्ट्रैक्टर 2 को हायर किया। सब कॉन्ट्रैक्टर 1 जो है वो गुजरात से है, सब कॉन्ट्रैक्टर 2 जो है वो महाराष्ट्र से है। तो ऑब्वियस सी बात है सब कॉन्ट्रैक्टर 1 या सब कॉन्ट्रैक्टर 2 जो मेन कॉन्ट्रैक्टर को वो इनको इनवॉइस रेज करेंगे, और प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि बॉब द बिल्डर, इन्होंने जो सप्लाई किया है वो सप्लाई किया है महाराष्ट्र में कस्टमर के यहाँ पे, तो इनका जो टैक्स होगा वो आईजीएसटी के साथ जाएगा, राइट है। महाराष्ट्र ने रेज किया रहेगा गुजरात को, महाराष्ट्र ने सब कॉन्ट्रैक्टर 2 ने रेज किया रहेगा गुजरात को, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इस केस में? इनका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है भले ही इनवॉइस रेज करेंगे गुजरात वाली पार्टी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर 2 जो है ना वो इनवॉइस रेज करेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अब ऐसे केस में जो परफॉर्म हुई है सर्विस सीजीएसटी एसजीएसटी महाराष्ट्र में, जिसका टैक्स बेनिफिट बॉब द बिल्डर को नहीं मिलेगा। अब वही केस में अगर दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टर 1 जो कि गुजरात से बिलोंग करता है, ऑब्वियस सी बात है इन्होंने प्लेस ऑफ सर्विस जो परफॉर्म की है वो परफॉर्म की है महाराष्ट्र में, तो ऑब्वियस बात है इसका टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा और ये आईजीएसटी के साथ इसका इनवॉइस रेज करेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट कि लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट नेचर ऑफ सप्लाई हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर वी हैव टू चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी और वेदर वी हैव टू चार्ज आईजीएसटी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसका टैक्स बेनिफिट जो सामने वाली पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में इंपोर्ट मीन्स फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स इंडिया में मंगाना। तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी कि जो इंपोर्टर है उसका बाय डिफॉल्ट उसका लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, लोकेशन ऑफ सप्लायर थाईलैंड से है, लोकेशन ऑफ गुड्स
गुड्स भी बिलोंग करता है थाईलैंड में, यानी कि सप्लायर भी थाईलैंड में है, उसने माल भी थाईलैंड में भेजा। गुड्स सप्लाई कहां पर हुआ, आसाम में, और जो रिसीवर है वो भी आसाम से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस बात है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आसाम। अब दूसरे केस में सप्लायर बिलोंग करता है चाइना से, गुड्स भी चाइना में ही पड़ा हुआ है, गुड्स सप्लाई हुआ है कश्मीर में, लेकिन बायर जो है वो हरियाणा से बिलोंग करता है, बट गुड्स डिस्पैच कहां पर हो, रिसीव कहां पर हुआ, कश्मीर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज कश्मीर। थर्ड, लोकेशन ऑफ सप्लाई श्रीलंका, गुड्स भी पड़ा हुआ है श्रीलंका में, सप्लाई हुआ केरला में, रिसिपिएंट भी केरला से बिलोंग करता है बाय डिफॉल्ट, तो इंपॉर्टेंट ये है कि गुड्स सप्लाई कहां पर हुआ, केरला, तो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई इज केरला। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटका, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज कर्नाटका विद इन सेम स्टेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो गुड्स पड़ा हुआ है वो है ईरान में, ईरान से गुड्स चला गया दुबई, दुबई यानी कि उन्होंने इंडियन के बॉर्डर में मंगाया क्या, गुड्स नहीं मंगाया, इंडियन के बॉर्डर मंगाया नहीं, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आल्सो कर्नाटका, तो एक्चुअल में क्या वो गुड्स इंडियन टेरिटरी में इंटर हुआ नहीं हुआ, इंडियन टेरिटरी में इंटर हुआ ही नहीं है, तो इंपोर्ट कैसा, इंपोर्ट है ही नहीं। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें, ऑब्वियस बात है एक्सपोर्ट मतलब होता है एनीथिंग जो हम लोग आउटसाइड इंडिया भेजेंगे, यानी कि इंडिया के बाहर सप्लाई करेंगे। तो एग्जांपल है लोकेशन ऑफ सप्लायर आसाम, गुड्स पड़ा हुआ है आसाम में, सप्लाई किया थाईलैंड में। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब बायर, बायर भी आसाम से बिलोंग करता है, बट डजंट मैटर, प्रोडक्ट आपका डिस्पैच कहां चला गया, आउटसाइड इंडिया, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई थाईलैंड। लोकेशन ऑफ सप्लाई तमिलनाडु, गुड्स पड़ा हुआ है कश्मीर से, आपने सप्लाई किया चाइना में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट टेक्सास, टेक्सास दैट इज यूएसए, बट आपका प्रोडक्ट डिस्पैच कहां पर हुआ, चाइना, तो आपका लोकेशन दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इज चाइना। सप्लायर श्रीलंका से, दैट इज लोकेशन ऑफ गुड्स पड़ा हुआ है केरला से, केरला में पड़ा हुआ है, गुड्स डिस्पैच हुआ है श्रीलंका में, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट श्रीलंका, प्रोडक्ट इंडिया से बाहर गया श्रीलंका, यानी कि ऑब्वियस बात है ये प्लेस ऑफ सप्लाई अपना हो गया श्रीलंका। लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र, गुड्स पड़ा हुआ दुबई में, दुबई से प्रोडक्ट सप्लाई होता ईरान में, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ईरान, तो प्रोडक्ट क्या दुबई में अपने इंडिया में था, नहीं, इंडिया से बाहर गया क्या, नहीं, जब इंडिया में था ही नहीं तो बाहर कैसे जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 IGST, वे सप्लायर और रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। सी दोनों के दोनों अगर मान लो आउटसाइड इंडिया है, फर्स्ट सप्लाई ऑफ एनी अदर सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज, अगर मान लो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, यानी कि अगर मान लो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो बाय डिफॉल्ट तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रोवाइडेड दैट लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर मान लो उसका एड्रेस अवेलेबल नहीं है अपने पास तो। सर्विसेज व्हेन goods required to be made physically available by the recipient or the required physically presence of receiver person acting on behalf, तो लोकेशन वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे जैसे कि आप सर्विस, आपकी कोई वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आपने फोन किया दिल्ली में, सर कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ लेकिन जयपुर में मेरा एक घर है, वहां पे ना एक क्या नाम है अपना, मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो मेरे घर में खाली मम्मी है जो कि उनको इतना आइडिया नहीं, आप जाके मशीन प्लीज ठीक कर दो, तो एक्चुअल में सर्विस परफॉर्म हुई है कहाँ पे, सर्विस परफॉर्म हुई है जयपुर में, तो ऐसे केस में जयपुर में सर्विस परफॉर्म हुई है, आप भले ही दिल्ली से बिलोंग करते हैं लेकिन एक्चुअल सर्विस जो परफॉर्म हुई है जयपुर में, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज जयपुर। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट्स, कंस्ट्रक्शन, यूज, अकोमोडेशन, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जहां पे प्रॉपर्टी बिलोंग करेगी, ऑब्वियस बात है जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही चीज अपना प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। सी प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट इन जापान, कंस्ट्रक्शन एट दुबई, बिलोंग करता है जापान अपना, लेकिन हम लोग दुबई में दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज दुबई। तो वेन्यू ऑफ इवेंट, ये भी उसी केस में क्या होगा, अगर मान लो अम्यूजमेंट पार्क या कुछ भी हम लोगों ने कराया, इवेंट कराया, कुछ भी कराया, तो जहां पे हमने इवेंट कराया वही लोकेशन अपना बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है। इन केस ऑफ बैंक, बैंकिंग सर्विसेज टू अकाउंट होल्डर, इंटरमीडिएट सर्विसेज, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स अप टू 1 मंथ, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो इस केसेस में लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी कि लोकेशन ऑफ द बैंक एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट,
प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, जहां से पैसेंजर बोर्ड करेगा वहां से सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट हो जाएगी. So similarly, these are the schedules. Last but not the least, place of supply of service in case of OIDER, that is online information and database access on retrieval services, जैसे कि क्लाउड सर्विस. क्लाउड सर्विसेज में इस केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट. लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, क्लाउड कहां पर है वो नहीं मालूम, लेकिन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कहां पर है? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट के अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आइडेंटिफाई होता है. रिसिपिएंट डीम्ड टू बी एन टैक्सेबल टेरिटरी, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, अगर वो अपने इंडिया में, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया में है, तो एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट. इशू कार्ड यूज फॉर द पेमेंट, जो कार्ड यूज किया उसने इंडियन कार्ड यूज किया तो ऑब्वियस बात है इंडिया का हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. बिलिंग एड्रेस है या फिर उसका आईपी एड्रेस कहाँ का बिलोंग करता है वो भी इंपॉर्टेंट है. बैंक अकाउंट कौन सा यूज हुआ पेमेंट के लिए, सिम कार्ड कौन से कंट्री का है, या फिर उसकी जमीन कहाँ पे यूज हो रही है. तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट. अगर ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द जो यूज करता है, चाहे उसका आईपी एड्रेस हो, चाहे उसकी जमीन हो, उसका कंट्री कोड है सिम कार्ड का, या फिर उसका जो कार्ड उसने यूज किया फॉर द पेमेंट, दैट इज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, व्हाटएवर, तो ये इसके थ्रू अपने को आइडेंटिफाई होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इस केस में क्या होगा इन केस ऑफ क्लाउड सर्विसिंग. ओके, सो दीज आर द केसेस जहां पे हमने पूरे की पूरी चीजें कवर कर ली. जैसे रेसिडियरी, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, इफ नॉट अवेलेबल द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, द लोकेशन ऑफ सप्लायर बाय डिफॉल्ट है ये. तो टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, नॉन टैक्सेबल टैक्सेशन और for the uniform application of the rule, CGI, that is central government has the power to notify services circumstances. यानी कि अगर मान लो कोई भी चीजें किसी के अंदर कवर नहीं होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं. प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस. सो सप्लाई ऑफ, दैट इज ऑनलाइन डेटा इंफॉर्मेशन, प्लेस पर्सनल लायबल टू पे IGST, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट, सप्लाई OIDRS, यानी कि अगर इंडिया से बिलोंग करता है तो ऑब्वियस बात है इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस काउंट होगी, ऑब्वियस बात है IGST पे करना पड़ेगा, चाहे वो आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हो. तो ऑब्वियस बात सर्विस रिसीव हुआ, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ सर्विस काउंट होगा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अपने को IGST इम्प्लीकेबल होगा. पर्सनल लायबल टू पे IGST in case of OIDR, that is online information data. Supplier to take single registration under simplified registration scheme, representative in India for any purpose, such representative वो taxable होगा. Appoint a person to pay tax, जैसे ई कॉमर्स के केस में हमने देखा था उसका रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा और उसको टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी. So yes, we have completed our important task, that is important topic, that is place of supply in case of goods, in case of services under different circumstances, जहाँ पे movement of goods होगा, जहाँ पे नहीं होगा, in case of online services, in case of traveling, in case of work contract services. हर एक केस में हमें प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज इससे हमें ये पता चलेगा कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, उसके हिसाब से हम टैक्स चार्ज करेंगे, उसके हिसाब से करेक्ट गवर्नमेंट को हमारा टैक्स बेनिफिट उस पर्टिकुलर स्टेट को जाएगा. So I hope you are clear with the place of supply. In case of any query or doubt, we are available on this given contact detail. You can reach us anytime for share your feedback, anything that is related to this particular topic. We are available to help you out. Thank you.